हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम पढ़ेंगे मास्टर आर्टिस्ट पुंस के बारे में। पुंस का जन्म जून 1564 में हुआ और मृत्यु नवंबर 1665 में। फ्रांसीसी चित्रकार पुंस का जन्म तथा आरंभिक जीवन नॉर्मंडी के एक फार्म से संबंध रहा। उनके पिता हेनरी चतुर्थ की सेना में सैनिक थे। बचपन में उसने एक चर्च में चित्र बनाते हुए चित्रकार को देखा। पुंस ने उससे कला की शिक्षा लेने की प्रार्थना की, जिसे उस चित्रकार ने सहर्ष स्वीकार किया। नॉर्मंडी में चित्रांकन पूर्ण कर जब वह चित्रकार पेरिस लौटा तो पुंस भी घर छोड़कर उनके साथ भाग गए। उस समय पेरिस में उसने राफेल के चित्रों की मुद्रित प्रतियां बिकती देखी। उन्होंने उसका भविष्य ही बदल दिया। इन चित्रों को देखकर उसने रोम जाने का निश्चय किया। इसके लिए 9 वर्ष तक सब तरह का परिश्रम करके उसने रोम की यात्रा के लिए धन इकट्ठा किया। 2 बार उसने इटली की यात्रा की तैयारी की, किंतु दोनों बार उसे रुकना पड़ा। इसी समय उसे एक पुस्तक चित्रित करने का काम मिला। इस काम से उसका संरक्षक इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसके लिए बहुत सा नया काम जुटाया और रोम के प्रमुख नागरिकों हेतु उसके परिचय पत्र भी लिख दिए। वहां जाकर 4 वर्ष पश्चात उसकी भेंट कार्डिनल बारबेरिना से हुई, जिन्होंने उसे एक चित्र बनाने का आदेश दिया। यह चित्र बहुत अच्छा बना और तभी से पुंस को रोम में लगातार खूब काम मिलने लगे। उसने शने शने अपनी शैली का विकास किया। तकनीक के निरंतर अध्ययन से, विशेषतः ड्यूरर की पुस्तकों तथा प्राचीन आचार्यों के चित्रों के निरीक्षण से उसने सौंदर्य के अनेक रहस्यों की खोज की। उसे किसी भावना युक्त प्रेरणा की नहीं, बल्कि कार्य के निर्देशक के आधार की आवश्यकता थी। वह भावों में अधिक विश्वास नहीं करता था, उन्हें पाप और दुर्बलता मानता था। 1640 ईस्वी में कार्डिनल रिशेल्यू ने उसे पेरिस जाकर लुव्र का विशाल कक्ष चित्रित करने का आदेश दिया, किंतु वह पेरिस नहीं लौटना चाहता था और फ्रेंच दरबार की छोटी छोटी ईर्ष्याओं से तंग आ चुका था। किसी प्रकार बहुत थोड़ा समय वहां रहकर वह पुनः इटली लौट आए। अब वह प्राचीन कथाओं तथा बाइबल के आधार पर ही चित्रांकन करने लगे, किंतु वास्तव में उसकी रुचि चित्रों के विषयों में नहीं थी। उसका मुख्य लक्ष्य था आकृतियां। उसके चित्रों में अग्रभूमि में पात्र तथा पृष्ठभूमि में प्राचीन शानदार भवन अंकित रहते थे। दोनों के मध्य जल रहता है। क्या कलाकार यह कहना चाहता है कि अतीत पृष्ठभूमि में रहता है, किंतु हम उससे पृथक कर दिए गए हैं। इसी प्रकार अनेक विचारों के कारण उसने प्रायः रंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने संयमित तथा सफाई युक्त संयोजन किए, जिनसे अन्य कलाकारों ने भी प्रेरणा ली। पुंस की मृत्यु के लगभग 3 वर्ष पश्चात 1644 में पिकासो ने भी उसके एक चित्र से प्रेरणा ली थी। पुंस की प्रमुख कृतियों में आर्केडियन चरवाहे, फोशिया की समाधि,
सोती हुई वीनस, ऑर्फ्यूज तथा यूरिडाइस, सीढ़ियों पर उतरते हुए पवित्र परिवार एवं घोषणा। रोम में शास्त्रीय चित्रकला दृश्य चित्रण के रूप में भी इस समय प्रचलित हुई। स्वयं पुंस इसका सर्वश्रेष्ठ आचार्य था। 17वीं शती से इस विद्यालय का विकास एनीबेल कैरेसी ने पुनरुत्थान शैली के आधार पर किया था। फ्रांस में पुंस और क्लॉद लोरे इसके प्रयोक्ता थे। शास्त्रीय पद्धति के आदर्श दृश्य चित्रण में दो बातें थीं। रोम के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का चित्रांकन तथा कुछ चित्रांकन परंपराओं एवं रूढ़ियों का प्रयोग, जिसका प्रसंगानुसार सरल अथवा श्लिष्ट रूप प्रस्तुत किया जा सकता था। सरलतम रूप में इनके आधार पर बनने वाले दृश्य चित्र की अग्रभूमि में एक समतल मैदान होना चाहिए, जिसमें कोई जलधार हो, एक और एक वृक्ष या वृक्ष समूह हो जो प्रायः संपूर्ण चित्र की ऊंचाई तक फैला हो, जिसकी शाखाएं कुछ फैली हों और पत्र समूह का गहरा रंग आकाश के हल्के रंग के विरोध में हो। इसके दूसरी ओर अग्रभूमि में कुछ दूर छोटे वृक्षों का एक अन्य समूह हो जो अग्रभूमि में दूसरी ओर बने हुए बड़े वृक्ष का संतुलन कर सके। इस छोटे वृक्ष समूह के निकट कोई टीला आदि हो जिस पर कोई प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक निर्मित हो। कुछ दूर पीछे एक भूमि का अंकन हो तथा क्षितिज पर बुदली वर्तमाला, पर्वतमाला अथवा सागर का दृश्य हो। दृश्य में किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या धार्मिक आख्यान से संबंधित कुछ मानवाकृतियां भी हो तथा संपूर्ण चित्र में आकाश का ऐसा सुंदर संयोजन हो कि दृष्टि स्वतः ही चित्र के सभी स्थानों पर विचरण करती रहे। आदर्श दृश्य चित्रण में प्रकाश का सर्वोत्तम प्रयोग क्लॉद लोरे ने किया। प्रत्येक वस्तु पर प्रकाश के परिणाम का उसने बारीकी से जो विचार किया वह प्रभाववाद के पूर्व तक अद्वितीय माना जाता रहा। यद्यपि यथार्थवादी दृश्य चित्रकारों में रोम के निकटवर्ती प्राकृतिक वातावरण के अनेक रेखाचित्र बनाए, तथापि प्रकृति को यथार्थ के बजाय उन्होंने अपने आदर्श के अनुसार परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया। इसके लिए प्रकृति के अलग अलग उपादान लेकर उन्होंने आदर्श दृश्य की कल्पना के अनुसार एक स्थान पर संयोजित किया गया। फिर भी इन चित्रों में नीरसता अथवा एकरूपता नहीं है। कलाकारों ने इनमें अनेक विविधताएं प्रस्तुत की हैं। पुंस ने जहां तीव्र प्रकाश का अधिक प्रयोग किया है, वहां क्लॉद लोरे ने कोमल प्रकाश को बड़ी मनोरमता से प्रस्तुत किया है। शास्त्रीय दृश्य चित्रण में इन कलाकारों ने प्रकाश का जो विचार किया वह प्राचीन परंपराओं पर आधारित कम और बरोक शैली से प्रभावित अधिक है। पुंस की फेमस पेंटिंग्स में द मार्टिरडम ऑफ सेंट हेरसमस 1630, द इंस्पिरेशन ऑफ द पोएट 1629 to 30। इनकी नेक्स्ट पेंटिंग है डांस ऑफ द म्यूजिक ऑफ टाइम, जो इन्होंने 1634 से 1636 तक बनाई।
इस पेंटिंग में संगीत और नृत्य मस्त युवतियों को चित्रित किया गया है। पुंस के सबसे प्रसिद्ध अलंकारिक कार्यों में से यह एक है। यह समय बीतने और जीवन के चक्रों के विषय का प्रतिनिधित्व करता है। दाईं ओर एक वृद्ध दाढ़े वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। ऊपर आकाश में कला के देवता अपोलो रथ, जो उगते हुए सूरज का प्रतीक है, की सवारी कर रहा है, जो बीते दिनों का संकेत करता है। डांस ऑफ द म्यूजिक पुंस की आकांक्षा के कथात्मक चित्रों का उपयोग करने के लिए अवधारणाओं और आदर्शों का संचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मिरेकल ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये इनकी प्रमुख पेंटिंग में से एक है। थैंक यू।